नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फ्रांसीसी क्रांति का भाग 3 करेंगे। (1791) में बने नए संविधान के अनुसार कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया, जिसमें 745 सदस्य होते थे। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और नेशनल असेंबली ने एक नया संविधान बनाया, जिसमें संविधान के अनुसार देश में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। तो जो संविधान बना था उसमें कानून बनाने का जो अधिकार था अब नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। इस नेशनल असेंबली में 745 सदस्य होते थे। ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, मतलब सीधे नहीं चुने जाते थे। पहले इनको लोग चुनते थे और जो लोग चुने होते थे वो आगे जाकर दूसरे सदस्यों को चुनते थे। लेकिन चुनाव में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो चुनाव होते थे जब सदस्यों का चुनाव करने के लिए, उसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। किनको था? 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे। यानी कि जो लोग टैक्स देते थे सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, और जो लोग गरीब थे, टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और उम्र जो थी, आयु जो थी वोट देने की, वो 25 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाकी पुरुषों और सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को जो इसके बाद बचते थे, किसी भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था फ्रांस में उस समय। हालांकि लुई 16वें ने नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण ही बनी रही। क्यों? इसका कारण यह था कि लुई 16वें की पर्शा मतलब जर्मनी का एक भाग था कि राजा से गुप्त बातचीत चल रही थी। मतलब राजा जो है वो इतनी जल्दी अपनी शक्तियां छोड़ने नहीं चाहता था, इसलिए वो एक षड्यंत्र रच रहा था। जो जर्मनी के जो राजा थे उनसे गुप्त बातचीत चल रही थी। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब उनको लगा कि राजा कोई बड़ा षड्यंत्र करने जा रहा है, तो जो नेशनल असेंबली थी, जिसको देश का कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने पर्शा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पूरे देश से लोग सेना में भर्ती होने के लिए पेरिस में इकट्ठा होने लगे। तो जब युद्ध की घोषणा हुई तो उसके लिए सैनिक चाहिए थे, तो पूरे देश से जो सैनिक थे, वो जो लोग थे, वो सेना में भर्ती होने के लिए पेरिस में इकट्ठा होने लगे। पेरिस की तरफ कूच करते समय लोगों ने देशभक्ति के जो गीत गाए थे, उनमें से एक गीत कवि रोजेट द लाइल की कविता मोर्सिले भी थी। ध्यान से सुनना ये बात कि जब लोग सेना में भर्ती होने के लिए पेरिस की तरफ जा रहे थे तो लोग देशभक्ति के गीत गाते हुए चल रहे थे, और उनमें से एक जो गीत था वो कवि रोजेट द लाइल की कविता मोर्सिले भी थी। इसलिए इस गीत का नाम मोर्सिले हो गया, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसे हमारा राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है, इसी प्रकार फ्रांस का जो राष्ट्रगान है वो मोर्सिले है। ये 1792 में जब लोग सेना में भर्ती होने के लिए आ रहे थे तब उन्होंने गाया था, और इसके जो कवि थे वो रोजेट दी लाइल थे। इन युद्धों से जनता को भारी हानि हुई। जब युद्ध चले 1792 में पर्शा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, तो इसमें भारी जनधन की हानि हुई तथा उसे अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी जनता को। 1791 के संविधान से केवल अमीर लोगों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। देखा, अगर आप वोट देने का अधिकार भी देखें तो वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं पुरुषों को था जो 3 दिन के वेतन के बराबर टैक्स दे सकते थे। तो सभी लोगों को जो संविधान बना था उसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। लोगों को स्वतंत्रता दी गई थी, समानता दी गई थी, कानून के समक्ष समानता दी गई थी, संपत्ति का अधिकार दिया गया था। लेकिन वो सिर्फ अधिकार जो थे वो सिर्फ बड़े अमीर लोगों को प्राप्त हुए थे। आम आदमी की जिंदगी में अभी भी कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया था। एकदम से समाज जो है, जो कानून बनाया जाता है, इतनी जल्दी उसमें परिवर्तन नहीं होता है।
जो बड़े लोग होते हैं, जो ऊपर सत्ता में बैठे होते हैं, वो अपनी तरह से शासन को चलाते रहते हैं। तो संविधान तो बन गया था, उस संविधान में बड़ी बड़ी बातें भी कहती गई थी। हमने पिछले वाले भाग 2 में 10 बातें बताई थी कि ये होगा, लेकिन अभी उसमें कोई खास आम आदमी की जिंदगी में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया था। इसलिए लोग क्लबों में इकट्ठा होते थे। जैसे हमारे यहाँ पर लोग जो हैं वो चौपाल में बैठते हैं गाँव में, तो वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने क्लब बना रखे थे और वहाँ पर वो इकट्ठा होते थे फ्रांस में, तथा सरकार की नीतियों पर बहस। आपने देखा होगा लोग पार्कों में बैठकर या फिर चाय की दुकानों पर बैठकर या फिर जहाँ चौपाल होती है वहाँ पर बैठकर लोग सरकार के बारे में बातें जरूर करते थे। तो फ्रांस में भी जब 1791 में संविधान बना तो लोग जो थे वो क्लबों में इकट्ठा होते थे, वहाँ पर क्लब बनाए हुए थे और सरकार की नीतियों पर बहस करते थे। इन क्लबों में सबसे सफल क्लब जैकोबिन क्लब था। याद रखना है आपने कि लोग 1791 के बाद जो लोग थे वो क्लबों में इकट्ठा होते थे और क्लबों में जो सबसे सफल क्लब था वो जैकोबिन क्लब था। इस क्लब के सदस्यों में छोटे दुकानदार, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, सफाई करने वाले तथा दिहाड़ी करने वाले मजदूर शामिल। तो अगर आपने देखे कौन लोग शामिल थे, ज़्यादातर जो थे वो गरीब तबका इसमें शामिल था। छोटे दुकानदार, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, तो इस प्रकार दिहाड़ी करने वाले मजदूर इसमें शामिल थे। और उनका नाम, जो क्लब का नाम था, वो जैकोबिन क्लब था। इस क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। नाम याद रखना है आपने। जो जैकोबिन क्लब का जो नेता था, कई बार मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बारे में पूछा जाता है कौन था, तो वो जैकोबिन क्लब का मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन क्लब का वो नेता था। चित्र आप देख रहे हैं, ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है। इस क्लब के लोग धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। ऐसा वे कुलीन वर्ग से अलग दिखने के लिए करते थे, क्योंकि उस समय कुलीन वर्ग के लोग घुटनों तक पहने जाने वाली ब्रीचेस या घुटना जिसको हम कहते हैं पहनते थे। तो ये पूरी की पूरी जो है धारीदार लंबी पतलून, जिसको हम पैंट कहते हैं, उसमें धारियां होती थी लंबी लंबी। आगे चित्र आप देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो वाली एक धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। और ऐसा वो क्यों करते थे? ताकि वो जो अमीर लोग हैं उनसे, जो कुलीन वर्ग जिनको हम कहते हैं, उनसे अलग दिख सके। क्योंकि उस जमाने में कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वो घुटनों तक की पैंट पहनते थे, जिसको वो ब्रीचेस कहते थे। ये आप चित्र देख रहे हैं, अगर आप देखें तो ये पूरी एक पैंट थी और इसमें धारियां होती थी। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं इसको, तो इनको जैकोबिन क्लब कहा जाता था, जो इस प्रकार की पैंट पहनते थे। इसलिए जैकोबिनों को सोकुलात कहा जाता था। जो उनको इस प्रकार के कपड़े पहनते थे उनको सोकुलात कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाली, यानी कि पूरी की पूरी जो जूतों तक पहनी जाती थी, जिसको पैंट। तो इसलिए उनको जैकोबिनों को सोकुलात कहा जाता था। 1792 में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई से नाराज होकर पेरिस में एक विशाल हिंसक विद्रोह किया। राजा के महल पर आक्रमण करके राजा के रक्षकों को मार दिया और राजा को जेल में डाल दिया। तो ये जैकोबिन थे, जब सरकार की नीतियों पर बहस करते थे। तो जब कीमतें बढ़ी तो ये इकट्ठा होने लगे और 1792 में जो खाद्य पदार्थों की जो कीमतें बढ़ी, उससे तंग आकर, उससे नाराज होकर पेरिस में एक विशाल हिंसक प्रदर्शन किया, राजा के महल पर आक्रमण किया, राजा के रक्षकों को मार दिया और राजा जो लुई 16वां था उसको जेल में डाल दिया। इसके बाद फ्रांस में नए चुनाव करवाए गए। जब राजा को जेल में डाल दिया गया तो नए सिरे से चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति थी या नहीं, वोट देने का अधिकार दे दिया गया। चुनाव के बाद जो असेंबली बनी उसे कन्वेंशन का नाम, पहले जिसको नेशनल असेंबली कहते थे, जो कानून बनाने का काम करती थी, अब जब चुनाव हुए उसके बाद तो उसका नेशनल असेंबली का नाम बदलकर कन्वेंशन कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया। राजतंत्र का मतलब है कि राजा का शासन।
राजा के शासन को समाप्त कर दिया तथा फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। आगे बता रखे मतलब क्या है गणतंत्र का। गणतंत्र सरकार वह सरकार होती है जहां सरकार या उसके मुखिया का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। पहले राजा ही सब कुछ था, तो वहां पर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, गणतंत्र की स्थापना की गई। और गणतंत्र का मतलब क्या है, जहां पर जो मुखिया है देश का वो जनता द्वारा चुनाव के द्वारा चुना जाए। इसके बाद न्यायालय ने लुई 16वें को देशद्रोह क्या होता है, अपने देश से विश्वासघात करना। तो न्यायालय ने उसके बाद जब राजा को पकड़ लिया गया, वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई, तो लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और इसके बाद रानी को भी फांसी दे दी गई। इस प्रकार से लुई 16वें का अंत कर दिया गया 21 जनवरी 1793। 1793 से 1794 तक के समय को फ्रांस में आतंक का युग कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में आतंक का युग कब तक रहा, 1793 से 1794 तक क्यों रहा आतंक का युग, ये आपको अगले वाली स्लाइड्स में पता लगेगा। इस दौरान रोबेस्पियर का नाम आपने पता लगा होगा कि वो जैकोबिन क्लब का नेता था और उसके बाद जब 1700 गद्दी से उसको हटा दिया गया तो उसके बाद वो फिर वहाँ का फ्रांस का शासक बन गया। इस दौरान रोबेस्पियर ने दंड और नियंत्रण के अपने नियमों को सख्ती से लागू किया। उसके अनुसार उस समय जो भी गणतंत्र के शत्रु थे, क्योंकि उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की थी, राजा के शासन को खत्म कर दिया था, तो उसके अनुसार उस समय जो भी गणतंत्र के शत्रु थे, जैसे पादरी, कुलीन वर्ग तथा उसकी कार्यशैली से अलग विचार रखने वाले लोग, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया रोबेस्पियर ने। जितने भी थे कुलीन वर्ग थे, चाहे फिर पादरी वर्ग थे या फिर जो उसके विचारों से सहमत नहीं थे, काम करने के तरीके से सहमत नहीं थे, उनको सभी को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया। इसके बाद इन सभी पर क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी मानता था तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर काट दिया जाता था। एक अलग प्रकार की मशीन थी जिसका नाम रखा हुआ था गिलोटिन। तो जो सभी थे जिनको पकड़ा गया था उन पर सभी पर मुकदमा चलाया गया न्यायालय में, और जिस को दोषी माना गया उन सभी को गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर काट दिया गया। क्या था गिलोटिन? गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते हुए आरे वाली एक मशीन थी। ध्यान से सुनना है आपने, गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते हुए आरे वाली एक मशीन थी। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम गिलोटिन पड़ा। क्या थी मशीन, जरा देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये देखो ये आरा लगा हुआ है और ये ऊपर बंधा होता था। तो जैसे ही आरा नीचे यहाँ पर आदमी की गर्दन फंसा दी जाती थी और ये ऊपर से गिरता था और उसकी गर्दन को काट देता था। अगला एक और चित्र देखो, ये आप देख रहे हैं, ये गिलोटिन मशीन है, ये देखो जरा ध्यान से। तो इस तरह से आदमी की जो गर्दन थी वो फंसा दी जाती थी और ऊपर से जब ये आरा गिरता था उसकी जो गर्दन थी वो धड़क कट के नीचे गिर जाती थी। तो रोबेस्पियर ने एक बड़ा भयानक काम किया, गिलोटिन नाम की मशीन बनाई और जो भी उन्होंने दोषी पाया उन सभी को, या जो भी गणतंत्र के दोषी थे उन सभी को उन्होंने फांसी की सजा दी। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि बाद में उनके समर्थक भी त्राही करने लगे। इतने कठोर हृदय का आदमी था और अपने कामों को या अपने कानूनों को इतनी सख्ती से लागू किया कि जो उसके समर्थक थे, जो उसके साथ थे, बाद में वो भी डरने लगे उससे। जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को भी दोषी ठहराया गया और उसे भी गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार जो रोबेस्पियर का शासन था वो थोड़े समय के लिए रहा और उस समय जो रहा उसको आतंक का युग कहा जाता है।